हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो इसके पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर का 2025 में क्या क्या आया था, उसका हमने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जब भी हम क्वेश्चन पेपर देखें हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और हमें किस तरह से उसको डील करना है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरह उसके डायरेक्शंस को पढ़ के और तभी हमें उसके साथ डील करना चाहिए। तो अब आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये आपका पैसेज है। हम पैसेज से बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादातर आंसर्स हमें पैसेज से मिल जाएगा। यहाँ आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको चीजों को समझने की बस जरूरत है कि इस लाइन का मतलब क्या है और क्या हम मतलब इसको पैसेज को पढ़ के और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको उसको आंसर करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है आंसर्स को। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग चीज है जिसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, तो एक बार हमें पैसेज को पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। वेल बिहेव्ड पर्सन्स आर always admired in society. A polite teacher can create interest in students. Their learning increases if the teacher is kind and persuasive. The students generally listen to him carefully. तो किस चीज के बारे में बता रही है? योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। आपका व्यवहार ही आपके सफलता का राज है, ये बता रहा है। वेल बिहेव्ड पर्सन, जो एक इंसान बहुत व्यवहारिक होता है, वेल बिहेव्ड रहता है, आर ऑलवेज एडमायर्ड इन सोसाइटी। उसको पूरा जो आपका सोसाइटी है वो एडमायर करता है। अ पोलाइट टीचर, अब यहाँ किसके बारे में बताया गया? तो टीचर के बारे में बताया गया। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स में वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। कैसा टीचर? तो पोलाइट टीचर। हमें ध्यान में रखना है ये सारी चीजें, जैसे ही हमें क्वेश्चंस मिलेंगे हमें आंसर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। Their learning increases if the teacher is kind and polite. अब अगर टीचर काइंड और पोलाइट है तो किसका लर्निंग इंक्रीज होगा? तो स्टूडेंट्स का लर्निंग इंक्रीज होगा। ठीक है। द स्टूडेंट्स जनरली लिसन्स टू हिम केयरफुली। स्टूडेंट उसको बहुत केयरफुली सुनते हैं, है ना। जब भी आपके टीचर आपको बहुत अच्छे से समझा रहे रहते हैं, आपको क्लियरली चीजें पढ़ा रहे रहते हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा होता है, तो आपका इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो वही ये पैराग्राफ बता रहा है। They usually find his teaching very interesting. The smiling face of a doctor increases the healing ability. क्या बता रहा है? अब यहाँ डॉक्टर, पहले अभी टीचर के बारे में बताया, अब डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि अगर एक डॉक्टर का स्माइलिंग फेस है तो आधा तो जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो हील हो जाता है। हील होना मतलब क्या? ठीक हो जाता है, उसको उसके अंदर डर नहीं रहता अगर डॉक्टर का फेस क्या है, स्माइलिंग है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the patients often recover quickly. His good behavior helps them more than medicines. तो जो डॉक्टर का अच्छा बिहेवियर होता है उससे क्या होता है? मेडिसिन से ज्यादा काम कर जाता है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि उसके अंदर का जो एक डर रहता है, एक स्ट्रेस हो जाता है कि हमें ये बीमारी होगी, हमें वो बीमारी होगी, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर वो डॉक्टर हंस रहा है, दैट मीन्स कि आप समझ लो कि आपकी बीमारी इतनी आपको लगती है भारी नहीं है, तभी तो डॉक्टर के चेहरे पे स्माइल है। लेकिन अगर वो खुद डॉक्टर स्ट्रेस आउट हो जाए, अगर वो खुद गंभीर हो जाए, वो खुद सोच में पड़ जाए, तो आधा आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर डॉक्टर का स्माइलिंग फेस है तो आपको मेडिसिन से जब पहले ही आप थोड़े अंदर से क्या हो जाओगे? हील हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। द पेशेंट्स ऑफन रिकवर क्विकली। हिज गुड बिहेवियर हेल्प्स them more than medicines. The patients feel much better in his presence. Such a doctor is always successful in his profession. A well-behaved officer is always popular among the subordinates. अब यहाँ ऑफिसर के बारे में भी बताया। ठीक है। His soft manners inspire his subordinates to work well. He always gets his work done in time. तो अभी हमने किन किन के बारे में हमें इस पैसेज में जानने को मिला। हमने पहले एक अच्छे इंसान के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमें एक टीचर के बारे में बताया गया, उसके बाद हमें एक डॉक्टर के बारे में बताया गया और फिर ऑफिसर के बारे में। ये तीन चीजें हमें अपने दिमाग में रख लेनी है कि इस पैसेज में आखिर ऐसा क्या क्या चीज है। अब जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमें आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत स्कोरिंग चीज है। यहाँ जो आपका क्वेश्चंस है
आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा, वहां से आपको बस फाइंड आउट करना है, चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है, ठीक है। व्हाट कैन अ काइंड टीचर अचीव? अब एक काइंड टीचर क्या अचीव करता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि काइंड टीचर क्या कर सकता है, तो दे कैन इंक्रीज द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, अभी हमने पढ़ा ना। देख लेते हैं, ऊपर एक बार चले जाते हैं। काइंड टीचर अचीव क्वेश्चन आपका है, तो काइंड टीचर क्या अचीव करता है उसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, पहले एक पोलाइट टीचर के बारे में बोला और इज अ काइंड एंड परसुएसिव। तो एक काइंड टीचर क्या क्या कर सकता है? दे कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ लर्निंग अमॉन्ग द स्टूडेंट। क्या कर देगा? अ काइंड टीचर, ये हो गया आपका आंसर। इफ दैट टीचर इज काइंड एंड परसुएसिव, मिला ना, तो क्या किया? देयर लर्निंग इंक्रीजेस। हुज लर्निंग इंक्रीजेस? स्टूडेंट्स लर्निंग इंक्रीजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ काइंड टीचर कैन इंक्रीज द लर्निंग एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। हो गया आंसर, ठीक है, एक आंसर हमें मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस बिहेवियर इंडिविजुअली एंड सोशली? तो क्या इंपॉर्टेंस होता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का, ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो इंपॉर्टेंस अभी हमने पढ़ा, क्या करता है अगर किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, तो सबसे अच्छा चीज क्या होगा? अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है, दैट मीन्स यू आर एडमायर्ड इन द सोसाइटी। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है, योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। सबसे पहले तो आपका बिहेवियर आपके सक्सेस का की है। और क्या है? वेल बिहेव्ड पर्सन्स आर ऑलवेज एडमायर्ड इन द सोसाइटी। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो क्या होगा? आप हमेशा एडमायर करोगे, कहाँ पे? तो सोसाइटी में। तो हमें नंबर 2 का भी आंसर मिल गया कि क्या होगा? ऑलवेज एडमायर्ड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेल बिहेव्ड डॉक्टर? कैसा फील करते हैं पेशेंट्स? हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा ना, एक तो सबसे 4 लोगों के बारे में। एक तो जो वेल बिहेव्ड पर्सन होते हैं, दूसरा टीचर्स, तीसरा डॉक्टर और चौथा एक ऑफिसर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला? हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेल बिहेव्ड डॉक्टर? सो देयर दे डोंट नीड मेडिसिन, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दे कैन हील इजीली, बहुत आसानी से वो क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं। क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या? हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेल बिहेव्ड डॉक्टर? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया हुआ है? सच अ डॉक्टर इज ऑलवेज सक्सेसफुल इन हिज, द पेशेंट्स फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस। कैसा फील करते हैं? दे फील मच बेटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंट्स फील मच बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेल बिहेव्ड डॉक्टर। एक ये हो गया, आपका आंसर मिल गया। व्हाट इंस्पायर्स द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क सिंसियरली? सबऑर्डिनेट्स कैसे सिंसियरली वर्क करते हैं? तो ये रहा आपका उसके बाद का आंसर। अ वेल बिहेव्ड ऑफिसर इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जो ऑफिसर अगर वेल बिहेव्ड होते हैं तो उनके जो कोलिग्स होते हैं उनके में वो बहुत पॉपुलर होते हैं। और फिर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैसे इंस्पायर करते हैं सिंसियरली? तो his soft manners inspires his subordinates to work well. That means to work sincerely. Okay, they complete their work on time. Their subordinates complete their work on time by admiring that officer. So आपको आंसर्स पैसेज में एकदम आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ ये देखना कि आपको 2 पैसेज दिए रहते हैं, उन दोनों में से आपको कोई एक करना रहता है, ठीक है। कई बार हम जब कॉपीज में देखते हैं, चेक कर रहे थे, तो हमें दिखता है कि दोनों पैसेज आपने कर दिया है, तो वो नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम हमें कैसे यूज करना है वो सीखना है अभी इसके थ्रू। और यहाँ देखो, जब और में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रहा है? तो और में दे रहा है। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है कि
या तो ये करो, नहीं तो जो दूसरा पैसेज है उसको करो। तो इन दोनों में से आपको कोई एक पैसेज करना है, और उसके बाद एक पोइट्री का पैसेज रहेगा, दो मतलब पोइट्री में भी और में रहेगा, ये आपका प्रोज में से हो गया, ठीक है, जैसे एक कहानी का टाइप का हो गया तो वो आपका एक पैसेज हो गया, फिर एक आपका पोइट्री में रहेगा तो उसमें से एक रहेगा, तो उस दोनों में से कोई एक करना होगा, इस तरह से करना है, ये चारों आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो 2 2 4 5 6 और 1 7, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आपको यहाँ पैसेज को ढंग से पढ़ना है और उससे आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और पैसेज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब्राहम लिंकन, किसके बारे में ये बताया जा रहा है, तो अब्राहम लिंकन ने, हमने इनके एक जो डेफिनेशन था डेमोक्रेसी को लेके वो बहुत फेमस था। व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, वो बहुत फेमस है। तो ये कौन थे, इनके बारे में बताया जा रहा है और इस पे ही बेस्ड आपका क्या रहेगा, तो क्वेश्चंस रहेगा। तो हमें एक बार, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ लेना है, फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस देखना है और आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। चीजों को समझ लेना है और फिर हमें आंसर करना है, ठीक है। तो क्या बता रहे, अब्राहम लिंकन हु बिकेम द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए was an extraordinary man. His remarkable achievement was his astute leadership in the American Civil War. ठीक है, तो ये कौन थे, तो भाई बिकम द 16th प्रेसिडेंट, कहाँ के, तो यूएसए के। वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे, क्यों थे, हिज रिमार्केबल अचीवमेंट वॉज हिज एस्ट्यूट लीडरशिप इन द अमेरिकन सिविल वॉर, उन्होंने सिविल वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था और उनका जो अचीवमेंट था वो रिमार्केबल था। ही सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग द यूनियन, एबोलिश्ड स्लेवरी, स्ट्रेंथेंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड मॉडर्नाइज्ड द इकोनॉमी, ये वर्क इन्होंने किया, सक्सीड हुए उसमें। लार्जली सेल्फ एजुकेटेड, लिंकन बिकेम अ लॉयर एज प्रेसिडेंट, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इनेक्टमेंट्स of far-reaching political and social consequences. He explored the true nature of democracy and therefore fought valiantly for the suppressed people. Conscientious and sensitive, Lincoln opposed slavery. His liberal policies, however, did not find favor with the racist people and he was unfortunately assassinated in 1885. तो उनके जो लिबरल पॉलिसीज थे वो किसको अच्छे नहीं लगे, तो जो रेसिस्ट पीपल थे उनको did not find favor, उनको नहीं वो हुआ, फेवर हुआ, and he was unfortunately assassinated in 1885, उनका डेथ हुआ, ठीक है। तो अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है वो देखना है हमें, और इसी में से सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, चीजों को समझना है और करना है। सो व्हाई वाज लिंकन कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, तो अभी हमें मिला थर्ड लाइन में ही था ये, क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन कहा गया था, है ना। सेकेंड लाइन वाज एन, पहले क्या बोले, लिंकन वाज बिकम द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, क्यों, क्योंकि हिज रिमार्केबल अचीवमेंट वाज इन हिज इंस्टीट्यूट लीडरशिप इन द अमेरिकन सिविल वॉर। तो इसमें से हमें आंसर मिल गया, ये वाला पहला आंसर मिल गया। ही सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग यूनियन, एबोलिश स्लेवरी, स्ट्रेंथेंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। इन दिस वे वी कैन से दैट अब्राहम लिंकन वाज अ, कौन थे, वाज ही, क्यों बोला गया इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, इन दिस वे वी कैन से दैट ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, ठीक है। फिर व्हाट वाज हिज अचीवमेंट इन अमेरिकन सिविल वॉर, क्या क्या किया उन्होंने सिविल वॉर में, अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ, तो रिमार्केबली जो आपका बताया गया क्या क्या किया उन्होंने, तो ये सारी चीजें उन्होंने की। क्या किया, he succeeded in preserving the union, abolished slavery, strengthened the federal government, इसको strengthen किया, and modernized the economy, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने सिविल वॉर के टाइम पे की, जो कि बहुत ही प्रेजेबल वर्क था उनका। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन,
व्हाट वर हिज अदर अचीवमेंट्स, तो अदर अचीवमेंट्स जो उसके लाइन नेक्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है वो सारे उनके अदर अचीवमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तो सेल्फ एजुकेटेड ना, लार्जली सेल्फ एजुकेटेड, लिंकन बिकम अ लॉयर, वो एक लॉयर भी थे। और उनको क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, व्हाट वर हिज अदर अचीवमेंट्स, तो उनके अदर अचीवमेंट्स क्या थे, तो यहाँ पे आपका दे रहा है एज प्रेसिडेंट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इनेक्टमेंट्स ऑफ फार रीचिंग, क्या है तो पॉलिटिकल, क्या हो गया, पॉलिटिकल social consequences, he explored the true nature of democracy and therefore fought valiantly for the suppressed people, ये उनका और एक्स्ट्रा वर्क हो गया जो उन्होंने किया। तो ये आपका थर्ड का आंसर मिल गया। इस तरह से हमें आंसर फाइंड करना है बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई वर द रेसिस्ट पीपल अगेंस्ट हिम, बिकॉज उनका जो पॉलिसीज था वो उनके फेवर में नहीं था। लास्ट लाइन में हमने देखा, क्या देखा यहाँ पे लास्ट लाइन में आपका क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ्स ऊपर नीचे इसीलिए हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा है। सो हिज लिबरल पॉलिसीज हाउएवर डिड नॉट फाइंड फेवर, ये जो लिबरल पॉलिसीज था वो किसको फेवर नहीं किया, तो रेसिस्ट पीपल को। तो यही हो गया इसका आंसर, आपका लास्ट का आंसर। सो इन दैट वे वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द गिवन पैसेजेस, एंड 2 पैसेज दिए रहेंगे उनमें से सिर्फ आपको एक ही करना है, और में दिया हुआ है तो एक आपको जो इजी लगे, जो आपको समझ आए कि हाँ इसका आंसर्स मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो करना है। बिल्कुल दोनों पैसेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 मार्क्स का आपका एक पैसेज हो गया। फिर आपका पोइट्री में से एक रहेगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पैसेज जो प्रोज में से था। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगेन आपका आ गया दूसरा वाला। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस पैसेज को आप पढ़ो और आंसर करो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, गार्बेज इज, अगेन आपका ये दूसरा पैसेज है। ये तो आपका पैसेज नंबर 1 प्रोज से था, जो दोनों में से और में था, ये भी आपका प्रोज से ही दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या है। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड, इट comes from various sources used paper, tiffin packings, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from trees, and many more. Garbage makes the premises ugly, unkempt, and breeds disease. A lot of trash that is thrown away contain material that can be recycled and reused, such as paper, metals, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed to the junk dealer. तो ये किस चीज के बारे में बता रहा है, तो ये एनवायरमेंट के बारे में बता रहा है, और किस तरह से जो एनवायरमेंट को हम पल्यूट कर देते हैं, हम जंक फूड्स जो है, या फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसका जो केन्स रहता है, या फिर हमने जो भी रैपर्स, जो भी चीज़ खाई, जैसे आपने चिप्स खाया, कुरकुरे खाया, बिस्किट्स खाया, कुछ भी जो भी चीज़ आप रैप्ड जो रहता है, उनके रैपर्स को जो आप इधर उधर फेंक देते हो, या फिर कोई भी जो फेंक देता है, तो उससे क्या होता है, उससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, और ये चीज़, ये एनवायरमेंट को क्या करता है, तो इट पल्यूट्स द एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या होता है, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कहाँ कहाँ से आते हैं ये गार्बेजेस, used paper, tiffin packings, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from trees and many more. ये सारी चीजें हो गई। फिर garbage makes the premises ugly, जो आपका premises है, जो एरिया है, उसको क्या कर देता है गार्बेज, गार्बेज मतलब क्या, कचरा, अगली कर देता है, गंदा कर देता है, अनकैम्प्ड एंड ब्रीड्स डिजीजेस, और इससे क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। अ लॉट ऑफ ट्रेस मतलब जो कचरे होते हैं, दैट इज थ्रोन अवे कंटेन मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल रहता है, दैट कैन बी रिसाइकल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो रिसाइकल कर सकते हैं। आप अपने साइंस में पढ़ते होंगे फॉर्मूला ऑफ 3R, रिसाइकल, जो 3R का जो रीयूज, तो ये जो 3Rs जो होता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, सिर्फ हमें पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे आपको बॉटल मिला तो आप उस बॉटल का बहुत सारा यूज कर सकते हो, उसको हाफ कट कर दो, उसको रैप कर दो सुंदर पेपर में, आप उससे पेन स्टैंड बना सकते हो, आप उसको एज अ पॉट यूज करते हो, उसमें कर सकते हो, उसमें आप फ्लावर्स लगा सकते हो। तो इस तरह से हम उनका रीयूज कर सकते हैं। फिर रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, पॉलीथीन्स का हम लोग रीयूज कर सकते हैं, तरह तरह की चीजें बनाकर, चीजों को, जो चीज हमारे एनवायरमेंटल फ्री नहीं होते उसे हमें वैसे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये जो पैराग्राफ है हमें यही चीज बता रहा है। चीजों को जब हम समझेंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। सो रिसाइकल, रीयूज,
such as paper, metals, glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed to the junk dealer. ठीक है, किसको दिया जा सकता है? जंक डीलर को. It also contains organic matter such as leaves. अब organic matter भी है जो ट्रीज में से लीव्स गिरते हैं वो, विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए यूज हो सकता है. अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट अ कन्वीनियंट लोकेशन. कंपोस्ट पिट जो हम गड्ढा बनाकर उसमें जो भी पत्ते हैं उसको, लीव्स को उसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, तो सॉइल फर्टाइल हो जाएगा. ये पैराग्राफ बता रहा है, ये चीज हमें समझ लेनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. हमें साइंस तो यहाँ पढ़ना नहीं है, साइंस आप ऑलरेडी पढ़ते हो, आपको पता ही है. सो कंपोस्ट पिट कैन बी मेड इन अ कन्वीनियंट लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉइल एंड an occasional sprinkling of water. This would help decomposition to make valuable fertilizer, and this would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic वेस्ट. तो ये आपका टोटल हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, आपका पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया. आप साइंस में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते होगे, कोई बात नहीं, यहाँ इंग्लिश में भी हमने देख लिया. तो उस पे बेस्ड आपका क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है. तो हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है और आंसर हमें इस पैराग्राफ में आराम से मिल जाएंगे. उन दोनों में से आपने एक पैराग्राफ एक को सिलेक्ट किया और एक किया. अब इसमें आपका 2 रहेगा, उसमें से आपको कोई एक करना है. So what happens to the disposed material at the recycling center? Disposed material का recycling center में क्या होता है? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, आपको यहाँ आंसर मिल ही गया होगा. अगर आप चीजों को समझोगे आराम से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या होता है डिस्पोज्ड मटेरियल का, उसको हमें फाइंड आउट करना है. देखो ऐसी चीजें गायब हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्पोज्ड मटेरियल का क्या होता है. तो यहाँ पे हमें खोजना है. डिस्पोज्ड मटेरियल मिल गया हमें, डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर, हम उनको दे सकते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज लीव्स. अब इनका क्या होगा, कंपोस्ट पिट. इन सारे चीजों का क्या हो सकता है. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर. उसको रिसाइकल किया जाता है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिसाइकल दोज थिंग्स. जैसे कि आपका रिसाइकलिंग, यहाँ पे अगर आपका क्या दिया है, रिसाइकल a lot of threads that can thrown away contain material that can be recycled and reused such as paper, metals. नियरेस्ट तो रिसाइकल, आप इसको कहाँ भेजोगे, आप इसको भेजोगे रिसाइकलिंग सेंटर में, और वो लोग क्या करेंगे, सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, डिस्पोज टू अ जंक डीलर एंड इट कंटेन्स. तो ये क्या करेंगे, इसको रिसाइकल करेंगे. दे कैन रिसाइकल दोज मटेरियल. हो गया, एक आंसर हमें मिल गया. व्हाट दे कैन डू, दे कैन रिसाइकल द मटेरियल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर डज द गार्बेज कम फ्रॉम. गार्बेज कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे एकदम आराम से आपको आंसर मिल गया है. Garbage is a great environmental hazard. It comes from various sources. आपका फर्स्ट लाइन में ही आंसर आपको मिल गया. क्या मिल गया, so it comes from various sources. Used paper, tiffin packings, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from the trees and many more. तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 का. तो इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे और पैसेज को केयरफुली पढ़ोगे तो आप आराम से आंसर फाइंड कर लोगे. नंबर 2 का आंसर भी मिल गया. नंबर 3 क्या पूछ रहा है, वेयर शुड अ कंपोस्ट पिट इज मेड. पिट बी मेड, कहाँ पे होना चाहिए कंपोस्ट पिट को, कैसे बनना चाहिए. तो ये रहा आपका आंसर. अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट अ कन्वीनियंट लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉइल. तो ये रहा आपका आंसर. आपको आराम से, आप यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप यहाँ से आपको ये आंसर यहाँ पे मिल गया. तो जैसे ही आप पैसेज को केयरफुली पढ़ोगे आपको आंसर एकदम कंटिन्यूअसली मिलते जाएगा. हाउ वुड पोल्यूशन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट किया जाता है. ये रहा, दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट. तो क्या हो जाएगा, कैन बी प्रिवेंटेड. प्रिवेंट करना मतलब क्या, कैसे इसको बचाया जा सकता है, पोल्यूशन से हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं. तो हाउ वुड पोल्यूशन बी प्रिवेंटेड, तो बाय, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको पैसेज को समझ लिया. तो अब ये कैसे प्रिवेंट होगा, तो एक हो गया बाय क्रिएटिंग द कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट ए कन्वीनियंट लोकेशन, एक ये हो गया. बाय नॉट थ्रोइंग द गार्बेजेस एट अ ओपन एरिया, इस तरह से. तो यहाँ से आप 2-4 पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे
लिख सकते हो और आपका आंसर ये बन जाएगा। चीजों को जब हम समझेंगे तो आराम से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप ये देखो, दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पे कंपोस्ट पिट बना के हो जाएगा, नॉट थ्रोइंग द थिंग्स इन ओपन एरिया, सेंडिंग देम टू, कहाँ पे भेजने के लिए बोला, तो जंक डीलर को भेज देने के लिए बोला, रिसाइकल द थिंग्स। ये आपका 3 पॉइंट्स हो गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशन को इंक्रीज होने से। ओके, तो ये हो गया आपका। देखो जब भी आपका 2 क्वेश्चन, जैसे पहला वाला पैसेज में और में था, उन दोनों में से कोई एक करना है। अब हमने ये पैसेज देखा, ये और में नहीं है तो हमें ये करना है। अब आगे देखते हैं, अगर फिर और देखो, फिर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, और। अब इसके बाद इसमें से ये करो या फिर एक और पैसेज आपका दिया रहा है ये वाला, ठीक है। तो दोनों पैसेज को आपको क्या करना है, दोनों पैसेज को आपको पढ़ लेना है। जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आए, एकदम आराम से सोच के तब आंसर करना है। दोनों पैसेज यानी ये 4 पैसेज को आपको नहीं करना है। इन दोनों में से या तो वो नंबर 1 का 1 और में जो दिया हुआ उन दोनों में से कोई एक चूज करना है, फिर नंबर 2 और इसमें जो और दे रहा है इसमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है। 14 मार्क्स का आपका ये वाला पैसेज हो गया। तो इसमें से आप आराम से 14 मार्क्स गेन कर सकते हो बहुत ही आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर्स आपको उसमें से ही निकाल लेना है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप पढ़ना, ये वाला मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप खुद से पढ़ के और कोशिश करने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 पैसेज डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो एक तो आप होमवर्क ले ही सकते हो। ये मॉनसून के बारे में, इसको आप पढ़ोगे तो आपको इसका भी आंसर आराम से, सारा आंसर इसमें दिया हुआ है। इसको आप कोशिश करना खुद से करने की और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको आ रहा है या नहीं आएगा तो हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अब एक पोएम से भी, पोम जो होता है उसमें से भी आपका आता है, दैट मीन्स पोइट्री सेक्शन से भी पैसेज रहता है। उस पोइट्री को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उससे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में ये पोइट्री है, तो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when the days begin to touch the morning sun. They are the last to hold the night when evening changes into night. And when the moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. That means ये किसके बारे में बता रहा है, जैसे कि हमने अभी पहले इसके पहले पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अब ट्रीज के बारे में बता रहा है कि ट्रीज जो चीज है वो क्या है, वो सबसे काइंडेस्ट चीज है, सबसे दयालु चीज है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्री से हमें कितनी सारी चीजें मिलती है, इन रिटर्न वो हमसे कुछ नहीं मांगता, बस हमें उसकी केयर करनी है और हमें उससे लेते रहना है ना। लेकिन केयर करना जरूरी है, प्लांट करना जरूरी है। उसको कट करने के बाद दूसरा, अगर हमें उसकी जरूरत है तो उसकी जगह एक दूसरा प्लांट वापस लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी नॉलेज की बात। तो अब ये पोम का क्या बता रहा है आपको, वो हम डील कर लेते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, वो किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है। दे सिंपली गो, आराम से वो क्या करता है, ग्रो करता है। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, किसको शेड देता है, तो काउस को देता है। फिर एंड गेदर बर्ड्स अमॉन्ग द बोज, और हम जानते हैं कि उसकी टहनियों पे कौन बैठता है, तो चिड़ियाएं बैठती है। तो ये आपका हो गया ट्रीज के बारे में। टू टच द मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट। ये एक पोइट्री है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए और हमेशा रिदमिक वे में पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है इस पे बेस्ड, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। इसको तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया। दे हम अ ड्राउजी लल्लाबाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लल्लाबाई? जब हम लोरी सुनते हैं ना, हमारी माएँ हमें, जब हम छोटे रहते हैं या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको जो लोरी सुनाया जाता होगा, तो यहाँ पे ट्रीज को भी बताया जा रहा है कि जब रात होती है, एक अजीब सी सनसनाहट सी जो आवाज आती है, तो क्या बता रहे, दे हम अ ड्राउजी लल्लाबाई ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, ठीक है। जो बच्चे सो रहे रहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ आवाज आ रही है, तो उसको लल्लाबाई से कंपेयर कर दिया गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपैरिजन डन इन द पोएम, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। उसका भी एक क्लास हम लोग करेंगे, बट आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं अब यहाँ पे। Why does the poet call the trees the kindest things he knows? क्यों बोला ट्रीज को काइंडेस्ट? ऑब्वियसली इट गिव्स अस सो मेनी थिंग्स, जैसे कि एक शेड देता है, फिर इट गिव्स द प्लेस फॉर द बर्ड्स टू लिव, वहाँ पे अपना नेस्ट भी बनाते हैं। इट गिव्स अस फ्रूट्स, वुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे काइंडेस्ट क्यों बोला? ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो यहाँ पे क्यों बोला? बिकॉज इट गिव्स मेनी थिंग्स टू अस लाइक शेड, प्लेस टू लिव, फॉर इट इज अ प्लेस फॉर द बर्ड्स टू लिव, है ना। तो ये सारे पॉइंट वाइज 2 या 3 पॉइंट आप लिख दोगे, 2 मार्क्स का है, आपको आसानी से आंसर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम हो, पॉइंट वाइज आंसर देना। जैसे फर्स्ट हो जाएगा, इट गिव्स शेड टू द काउज और इट गिव्स शेड्स टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। देन it is a place for the birds, they make their nest, है ना। तो ये आप पॉइंट वाइज लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। देन व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्री डू? क्या क्या करता है ट्रीज? यहाँ पे हमको बहुत आसानी से, यहाँ पे हमने जब पोएम पढ़ा पोएम को, तो वहां पे हमें देखने को मिला कि वो क्या क्या करता है। तो क्या क्या करता है उसको देख लेते हैं हम लोग। They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when days begin. So सबसे पहले वो और क्या करता है? तो सबसे पहला सनलाइट किसको मिलता है? तो यहाँ पे ट्रीज को ही बोला गया। देन टू टच द मॉर्निंग सन एंड द लास्ट टू होल्ड द नाइट, और सबसे लेट तक जो रात का जो चांद का रोशनी रहता है वो किसको मिलता है? तो इसको ही मिलता है। व्हेन द मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी लल्लाबाई, तो it also hum a drowsy lullaby for a sleepy children। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज मिल गया, क्या क्या चीज इसने दिया? तो इट गिव्स, अगेन यहाँ पे हो जाएगा शेड, इट इज अ प्लेस फॉर द birds to live, it gives us fruits, vegetables, so that's why the poet called him as the kindest thing, ठीक है। moving on to the next question। What do they do to sleepy children? तो they hum a what? Drowsy lullaby ना, अभी तो हमने पढ़ा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। एकदम आराम से हमें आंसर मिल गया। जब हम चीजों को समझेंगे तो बहुत आसानी से हमें आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही अब इसका और में आपका एक और पोम दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। Sometimes when the day is bad or someone's made me very sad or I have been given angry stares, I go behind the front porch stairs. They are curled up with the chin on knee. I like to be alone with me and listen to people talk and hurry by me on the walk. तो किस चीज के बारे में बताया? अपने आपका जो फीलिंग है, जैसे कभी कभी आपका दिन बुरा जाता है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस चीज के बारे में हमें चीजों को समझना है। पोइट्री जो होती है वो समझने की चीज है, तो हमें समझना है कि कैसे ये करना है, क्या बताना चाह रहा है ये। तो समटाइम्स व्हेन द डे इज बैड एंड समवन्स मेड मी वेरी सैड, और किसी के कारण मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाता हूँ, तो दुखी हो जाती हूँ। और आई हैव बीन गिवन एंग्री स्टेयर्स, अगर मुझे गुस्से तरीके से घूरा जाता है, आई गो बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स, वहां मैं स्टेयर्स के पास जाके छुप जाती हूँ। दे आर कर्ल्ड अप विद अ चिन ऑन नी, आई लाइक टू बी अलोन विथ मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपना चिन मतलब अपने आप को झुक कर मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ अकेले ही रहूं उस टाइम पे। एंड लिसन टू पीपल टॉक, सिर्फ लोगों को सुनूंगी। एंड हरी बाय मी ऑन द वॉक, और फिर जल्दी जल्दी जाकर चलना। तो जब आप फील करते हो, बुरा फील करते हो, तो वो जो एक फीलिंग है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है। सो वेयर डज द स्पीकर गो व्हेन ही इज एंग्री? कहाँ जाता है? आई हैव बीन गिवन एंग्री स्टेयर्स, जब वो एंग्री होता है तो वो क्या करता है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन द डे इज बैड, जब डे बुरा जाता है। एंड समवन्स मेड मी वेरी सैड, बहुत गुस्सा कर देते हैं। और आई हैव बीन गिवन एंग्री स्टेयर, तो वो कहाँ जाता है? तो ये रहा आपका आंसर, आई गो बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स। मिल गया आंसर। तो यहाँ पे आई की जगह क्या लिख दोगे? द स्पीकर, ठीक है। क्या लिख दोगे? द स्पीकर गोज बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स।
मिल गया आंसर। व्हाट डज ही डू व्हेन ही इज एंग्री, तो जब वो एंग्री होता है तो वो क्या करता है? व्हाट डज ही डू व्हेन ही इज एंग्री एंड अलोन, तो वो क्या करना चाहता है जब वो एंग्री होता है, जब वो अलोन होता है तो क्या करता है? आई लाइक टू बी अलोन विथ मी, जब वो एंग्री होता है तो वो अपने आप के साथ अकेला रहना चाहता है। लिसन टू पीपल टॉक, क्या सुनना चाहता है? लोगों की बातें। तो मिल गया आपको आंसर, हरी बाय मी ऑन द वॉक। ठीक है। एंड व्हाट डू द पीपल अराउंड हिम डू, क्या करते हैं पीपल? तो पीपल अराउंड हिम टॉक, द पीपल अराउंड हिम स्टार्ट्स टॉकिंग। हो गया। तो ये एकदम आसानी से आपको इसमें भी सारा आंसर्स मिल गया इस पोएम का। तो दोनों और में था, आपको दोनों पोएम पढ़ना है। जिसका आंसर आपको लगे कि ये पोएम मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इससे मैं आंसर आराम से लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ, तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, पोएम को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देना। ठीक है। तो ये आपका 2 2 6 मार्क का हो गया। उसके पहले हमने 14 मार्क्स का किया पैसेज, और ये तो 20 मार्क्स का आपका पोइट्री और प्रोज मिलाकर आप चीजों को देखकर आराम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपका पोइट्री हो गया कंप्लीट पैसेज का। ठीक है, अब आपका क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स है जो आपके टेक्स्ट बुक से आया है। ठीक है, जितना आपने आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ाया गया, आपके क्लास में पढ़ाया गया, उसमें से आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस मिले हैं? तो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल आपको ये 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओनली 5 क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कौन कौन से चैप्टर के मैं बता दे रही हूँ, आप उससे खुद से फाइंड आउट करना। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे चैप्टर्स हमने इस क्लास इस आपके सारन गुरु में भी डिस्कस हुआ है, आपके स्कूल में भी डिस्कस हुआ होगा। आप उसमें से फाइंड आउट करके लेकर आना, ओनली 5 जो आपको लगता है कि आपको आता है। ऐसे अगर आप 10 कर लोगे तो हो सकता है इस बार एग्जाम में उनमें से कुछ आ जाए। तो चैप्टर्स आपको गो थ्रू करना है। फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन, तो कौन सा है? मी एंड द इकोलॉजी बिट का है ये। नेक्स्ट, व्हाट डज बर्ड एंड वुमेन सिग्निफाई टू द स्पीकर, कौन सा? वंस अपॉन अ टाइम, है ना। देन विच स्पिरिट अंडरलाइंस द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कौन सा है? कल्चर एंड हेरिटेज जो आपका था उसमें का है ये। व्हाट डज एरीज से अबाउट द फाइट गोइंग ऑन इन रंगून, रंगून में जो फाइट हो रहा था, एरीज कौन सा है? वो अलेक्जेंडर एरीज के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ये जब हमने जो चैप्टर था, है ना, याद करो। किसको मिला था आपका वो अवार्ड? कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड जो मिला था, उस चैप्टर से है ये। चैप्टर का नाम आप फाइंड आउट करोगे। तो इस तरह से ये आपका सारा क्वेश्चंस है और आप इसका आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हो अपने टेक्स्ट से। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई वी विल डिस्कस दिस वन ऑल्सो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आपका अगर सारा चीज डिस्कस करेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे पैराग्राफ बता रहा है। क्या बता रहा है? तो पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, इसका एक प्रॉपर क्लास हुआ था आपका कि कैसे आपको क्या क्या माइंड मैप करना है और उसके थ्रू आप एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट्स उसका आपको देखना है। आप अगले पिछले 5 साल का पेपर या 10 साल का पेपर देखोगे तो आपका जो ये सारे है टॉपिक्स वो रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो और खुद से जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। तो वो की पॉइंट्स लिखते लिखते जब आप कोशिश करना शुरू करोगे तो लिख पाओगे। तो यहाँ पे जैसे देख लो, हम ले लेते हैं करप्शन। तो करप्शन क्या होता है? व्हाट इज करप्शन? when you have the power, okay, or when someone get the power and they misuse their power by taking what? By taking bribes, by doing cheating on others, by doing fraud। तो इस तरह का जब वो काम करने लगता है तो ये हमारे पास आ गया कि करप्शन क्या होता है। क्या इंडिया में करप्शन है? क्या इंडिया में करप्टेड लोग हैं? क्या इंडिया के बाहर करप्टेड लोग हैं? सब जगह करप्शन पूरे हाई लेवल पे है ना। उससे हम कैसे बच सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू ओवरकम फ्रॉम दैट, है ना। तो वो चीज आप यहाँ पे करप्शन के बारे में लिख सकते हो। तो उसका की पॉइंट्स आपको क्या मिला कि व्हाट इज करप्शन, पहले करप्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर
और क्या होता है करप्शन में, तो करप्शन में क्या लिया जाता है, तो ब्राइब्स, है ना। करप्शन में ब्राइब्स ले सकते हैं, चीट कर सकते हैं किसी पे, रूल कर सकते हैं किसी पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी वर्ड्स को लेना, अपने दिमाग में रखना है। और क्या क्या हो सकता है करप्शन जब होता है, वो सारी चीज को रखकर आप एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया करप्शन का। क्लीन इंडिया मूवमेंट, अब आपका क्लीन इंडिया मूवमेंट जो है वो क्या होता है। क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी के आने के बाद हमने देखा हमारा जो रिवर था उस जगह पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, हर पूरा एरिया आपका। आप अपने स्कूल में अगर, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम रहते कहाँ पे, पहले हम घर में रहते हैं। आपको घर में सिखाया जाता है कि आपको जितना भी आपका गार्बेजेस है उसको कहाँ फेंकना चाहिए। आप डस्टबिन घर में भी रहता है, डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर में नहीं फैलाना चाहिए। तो हम सबसे पहले कहाँ से ये सीखेंगे। आपने देखा क्लीन इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी झाड़ू उठाया। क्यों उठाया, ताकि देखे लोग कि भाई हम भी सफाई में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सभी कोई, जब तक ईच एंड एवरीवन विल नॉट इन्वॉल्व इन दैट, नो वन विल डू दैट थिंग, ठीक है ना। तो सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी रहेगा। तो इसीलिए ये स्वच्छ भारत अभियान अपनाया गया था। तो क्लीन इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, वाई इट इज नेसेसरी, क्या ये हमारे एनवायरमेंट के लिए जरूरी है या नहीं है, इन सारी चीजों को हमें, इनकी पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना है, माइंड मैप करना है। फिर हम उस पर क्या लिख सकते हैं, तो 60 to 70 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, तो पैराग्राफ लिखना है। क्या आपको ये पांचों पे पैराग्राफ लिखना है, नहीं। क्या क्वेश्चन, क्या डायरेक्शन दे रहा है वो देखो। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप जिस पे आपका फुल ग्रिप हो, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी चीजों के बारे में, करप्शन के बारे में बताया, क्लीन इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, देन काइंडनेस टू एनिमल्स, क्यों हमें एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पहले दिमाग में लेनी है। फिर आपको सोचना है कि आप कौन से टॉपिक के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, आप किस चीज के बारे में 60 to 70 वर्ड्स में उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो सारी चीजें दिमाग में रख के तब आपको ये पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग पे आपका ऑलरेडी एक क्लास हुआ है, मैम ने लिया था, आप उसको जाकर देखना अगर आपको कोई डाउट हो तो। और फिर आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक, अभी जैसे मैंने आपको करप्शन के बारे में बताया, अभी मैंने आपको क्लीन इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया, तो उस तरह से आप वो कर सकते हो। फिर आप, हाँ, क्लीन इंडिया मूवमेंट में आप अपनी क्लास के बारे में बता सकते हो कि इन आवर क्लास आवर टीचर्स टेल अस नॉट टू थ्रो द गार्बेजेस हियर एंड देयर, वी शुड कीप इट वेयर, इनसाइड द डस्टबिन, है ना। वी मेक डस्टबिन्स ऑल्सो। फिर आउटसाइड द स्कूल प्रेमाइसेस we do many like if we are the NCC cadre, if we are doing the NCC or like that, तो हम लोग को क्या किया जाता है, what we learned, क्या सिखाया जाता है, what they wanted to teach us। तो at that time वो सारी चीजें आप वहाँ इंक्लूड कर सकते हो। जो भी चीज उससे रिलेटेड हो उन सारी चीजों को आप वहाँ इंक्लूड करके अपने पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इनमें से कोई भी एक, ऐसा ही आपका और भी बहुत सारे ईयर में आया होगा, उसमें आप देखना कौन सा रिपीटेड है, उस पर पूरा ग्रिप ले लेना, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन रखना, और आप आराम से 60 to 70 वर्ड्स में एक पैराग्राफ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम 6 to 11, क्या डायरेक्शन दे रहा है वो देख लेते हैं। आंसर एनी 3, और कितने मार्क्स का है, ये वाला आपका था 5 मार्क्स का, अब ये कितने मार्क्स का है, 3 into 5, दैट मीन्स 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या करना है आपको वो देख लेते हैं। You are the secretary of cultural committee. Write a notice in about 60 to 70 words inviting entry for inter-school dance competition. तो नोटिस राइटिंग, वाओ। तो मैंने तो ये आपको आपके क्लास में करवाया था, शायद डांस कंपटीशन के बारे में ही करवाया था। अगर आप उसमें जाकर देखोगे कि कैसे मैंने आपको वो बताया था कि 2 तरीके से हम नोटिस को लिख सकते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स डालकर और एक सिंपल पैराग्राफ में, है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। क्या होता है उसका एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। जो आपका फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा स्पेस है। तो फॉर्मेट में हमेशा हमें क्या ध्यान में रखना है, हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा नोटिस है वो किसके अंदर होगा, तो बॉक्स के अंदर होगा। सबसे पहले आप 3 साइड से क्या कर लोगे, रोल आउट कर लोगे इसको। 4th साइड कब करोगे, जब आपका नोटिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब करोगे। सबसे ऊपर आप हेडिंग में क्या लिखोगे, तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, तो
नोटिस इन कैपिटल लेटर, सॉरी, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते, क्लीन नहीं था वो। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द बॉक्स क्या लिखेंगे, तो नोटिस, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्या यहाँ नाम दिया हुआ है आपके इंस्टीट्यूशन का? नहीं, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम इंस्टीट्यूशन का नाम कुछ, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ UMS धेनुकी पानापुर सारण, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो जो टॉपिक है क्या है, तो इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाएंगी, तो हमें क्वेश्चंस में लगभग चीजें मिल जाएंगी। तो टॉपिक में क्या डाल देंगे, यहाँ आप डेट भी डाल सकते हो और यहाँ टॉपिक लिख सकते हो, यहाँ टॉपिक लिख सकते हो, इधर डेट भी डाल सकते हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या हो गया, तो आपका हो गया इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। टॉपिक में हमने क्या लिखा, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, ठीक है। फिर हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। सपोज आज क्या डेट है, तो आज है 2 जनवरी, ठीक है। (2026) ये हो गया आपका, ये आपका किस साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारी चीजें सेंटर में रहेंगी। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे अपना बॉडी। तो क्या हो जाएगा, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप और भी बड़ा ले सकते हो। आप फुल पेज, जब भी कोई भी आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा उसमें एक नए पेज से शुरू करना, आधा आधा मत करना, एक नए पेज से शुरू करना और फुल पेज आप उसमें ले लेना। उसके बाद दूसरे के लिए दूसरा वाला पेज नीचे आप लिख देना, टू बी कंटिन्यू या फिर PTO, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, दैट क्या होने जा रहा है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में क्या होने जा रहा है, आपने टॉपिक देखा क्या लिखा हुआ है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। ये लाइन आप लिख सकते हो, और इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, और दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स, डेट क्या स्टार्ट होने वाला है, तो इंटर स्कूल डांस कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल, ठीक है। तो इंटर स्कूल डेट मीन्स 2-4 स्कूल मिलकर करेंगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू द कल्चरल सेक्रेटरी, क्योंकि आप कौन हो, आप हो कल्चरल सेक्रेटरी आप उस कमिटी के, ठीक है। तो आप क्या हो गए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी। अब वहाँ क्योंकि यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो आप वहाँ कोई एक डेट मेंशन कर देना। सपोज वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 6 जैन, है ना, तो 6 जैन तक स्टार्ट होने वाला है। तो क्या करोगे, कब तक दे दोगे, बाय 4 जनवरी लिख दोगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू द कल्चरल कमिटी बाय 4 जनवरी, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स, आगे की डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट टू द, किसको कॉन्टेक्ट करोगे, तो इसको ही कॉन्टेक्ट करना है, सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी, हो गया। अब इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, तो सबसे आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो आप सेक्रेटरी हो कल्चरल कमिटी के। तो सबसे पहले आप नीचे क्या लिखोगे, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल कमिटी, और ऊपर अपना सिग्नेचर। यहाँ कोई नाम मेंशन नहीं है तो आप कोई भी बन के लिख सकते हो, या ABC XYZ भी आप वहाँ पे ऊपर लिख दोगे। और ये हो गया आपका नोटिस कंप्लीट। आप अगर यहाँ पे डाउट हो रहा हो, आप प्रीवियस वीडियो में जाना, नोटिस राइटिंग का जो वीडियो मैंने आपको मतलब बनाया था जिसमें बताया था कैसे करना है, और क्लियरली आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नोटिस राइटिंग, एक हमने डिस्कस कर लिया। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है राइट रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या, राइट रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू द डेंगू हिट एरियाज ऑफ पटना। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है,
ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा सबसे पहले उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपको वहां पे पहले टॉपिक देना होता है। टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या करना है, आप कहाँ गए हो, विजिट टू डेंगू हिट एरियाज ऑफ पटना। तो एरियाज ऑफ मतलब यहाँ पे पहले आपको एक क्या कर देना है, तो एक टॉपिक मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंगली किस चीज पे आप रिपोर्ट करो, रिपोर्ट ऑन डेंगू हिट एरियाज इन पटना। रिपोर्ट ऑन क्या लिख सकते हो, रिपोर्ट ऑन द विजिट टू द डेंगू हिट एरियाज, यहाँ पे लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, वही डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करके आप सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, एक तो क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये चीज आपको रिपोर्ट में ध्यान रखनी है, और उस पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, बहुत ज्यादा वो लंबा नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से करना है। देन राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। अब एप्लीकेशन, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि लेटर राइटिंग जो है वो हम कैसे करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होता है, एक होता है फॉर्मल और एक दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल तो ये किस में आ जाएगा, तो ये फॉर्मल में आएगा। उसका फॉर्मेट क्या होता है, अब आप ये किसको लिख रहे हो, एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, आप अपने क्लास टीचर को लिख रहे हो, यहाँ HM प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हो। आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास, तो क्या लिख दोगे, सबसे पहले टू द क्लास टीचर, है ना, टू द क्लास टीचर। आप अपने स्कूल का, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम लिख दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, टू, किस साइड से शुरू करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से, टू द क्लास टीचर। अब टू द क्लास टीचर, कहाँ का क्लास टीचर, तो UMS, अगेन मैं लिख देती हूँ, धेनुकी, पानापुर, ठीक है। अब क्या करना है, क्या मांग रहे हो आप, पहले यहाँ डेट मेंशन करोगे, सब्जेक्ट मेंशन करोगे, ये भी तो लिखोगे ना। तो पहले क्या करोगे, तो इतना लिखने के बाद राइट एन एप्लीकेशन, अब क्या करना है, आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास। तो पहले यहाँ डेट मेंशन कर दोगे, क्या डेट है आज, तो आज है 2 जनवरी 2020, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट में क्या डालोगे, तो एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लास। उसके बाद क्या करोगे, तो सैल्यूटेशन दोगे, रिस्पेक्टेड सर हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर विद द अबव मेंशन कैप्शन, और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट we want extra classes as we need extra classes as our exam is going to come and some points are not clear to us, so that's why which is not going to be clear in our regular classes, so we need extra classes, kindly do the favor for us, we will be really grateful to you। एकदम सिंपल लैंग्वेज में 3 to 4 लाइंस में आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और आराम से आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो, 5 नहीं तो 4 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है इनफॉर्मल लेटर। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर टू कम ओवर फॉर राखी सेलिब्रेशन। अब ये क्या हो गया, एक आया 8 नंबर में आपका, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस किसके लिए चाहिए था, तो बायोलॉजी के लिए चाहिए था, उसको लिखा आपने। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो दूसरा आपका क्या है, तो सिस्टर को इन्वाइट कर रहे हो, क्या चीज के लिए, कम ओवर फॉर राखी सेलिब्रेशन, अपने सिस्टर को राखी सेलिब्रेशन में इनवाइट कर रहे हो। तो ये कैसा हो गया, तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या लिखना रहता है, सबसे पहले तो सेंडर्स का एड्रेस, क्या लिखना रहता है, सेंडर्स एड्रेस। देन उसके बाद क्या डालेंगे, तो डेट डालेंगे, एंड देन हम क्या मेंशन करेंगे, इसमें सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, देन बॉडी, जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। तो इसमें से आपको चूज कर लेना है सबसे पहले, और फिर लास्ट क्या है, यू आर विकास, आपको नाम दे दिया गया, आप कौन हो, तो आप विकास हो। राइट अ मैसेज टू योर सिस्टर टू मेक सम नूडल्स फॉर डिनर, आप मैसेज डाल रहे हो अपने सिस्टर को कि उसको क्या बनाना है, तो नूडल्स बनाना है। तो मैसेज भी आपका किसके अंदर रहता है, मैसेज आपका भी बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है।
और सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप ऊपर में मैसेज लिख दोगे। क्या लिखोगे, तो मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम डाल देना, डेट डाल देना और स्टार्ट करना अपना बॉडी। जैसे हमने मैसेज जो हमें डालना है, तो यहाँ पे आपका बॉडी रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करना नहीं है। किसको आप मैसेज डाल रहे हो, तो अपने सिस्टर को। आप कौन हो, तो विकास हो। हेलो, आई एम I want to tell you to make some noodles as I am very hungry and I am coming with some of my friends. ठीक है, तो प्लीज मेक द नूडल्स फॉर अस। एक मैसेज आपने डाल दिया और उसके नीचे आप क्या लिख दोगे, अपना नाम। आप यहाँ पे नाम मेंशन है, तो राइटर्स नेम रहता है, तो राइटर्स का नेम में क्या लिखोगे, अपना नाम में क्या लिखोगे, सीधे नाम लिखोगे। राइटर्स नेम नहीं लिखना, नेम में क्या लिख देना, तो विकास लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आप एक मैसेज लिख सकते हो जिसमें आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो 3 पे आपका फुल ग्रिप हो। जैसे अगर नोटिस राइटिंग है, एप्लीकेशन, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि आप किस पे ज्यादा फोकस कर लेना, तो सबसे ज्यादा फोकस आप कर लेना। एक क्वेश्चन रह गया, यू आर राधा, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स ऑन पोल्यूशन। स्पीच राइटिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम, आप कौन हो, राधा। आई एम राधा ऑफ स्टैंडर्ड 10 स्टैंडिंग बिफोर यू टू स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन द टॉपिक। टॉपिक क्या है, तो पोल्यूशन। अभी अभी हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, पूरा टॉपिक वहां पे हमें एनवायरनमेंट के बारे में मिला, तो उससे हमें कुछ नॉलेज मिल गया। तो पोल्यूशन के बारे में आप यहाँ कितने वर्ड्स में आपको लिखने के लिए बताया है, वर्ड लिमिट आपका दे रहा है 60 to 70 वर्ड्स। सो आई एम हेयर टू स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन द टॉपिक पोल्यूशन। ये आपका बिगिनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे किसके बारे में लिखना, तो पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन, द थिंग्स विच पोल्यूट्स आवर एनवायरमेंट, है ना, और विच क्रिएट्स पोल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट इज नोन एज व्हाट, तो पोल्यूशन। तो प्रदूषण, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है ना, तो उसको अब ये कितने टाइप्स का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एक तो 3 टाइप्स में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कौन कौन सा टाइप्स होता है। वाटर पोल्यूशन, है ना, देन और कौन सा होता है, सॉइल पोल्यूशन, then noise pollution। जैसे मैंने की पॉइंट्स बोला आपको कि आप उसका ध्यान में रखना। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने आपको बोला, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम राधा, यहाँ पे नाम मेंशन है, स्टैंडिंग बिफोर यू, आई एम राधा ऑफ क्लास 10 स्टैंडिंग बिफोर यू टू स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन द टॉपिक पोल्यूशन। सो सबसे पहले आप व्हाट इज पोल्यूशन इसके बारे में बताओगे, देन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को डिस्कस करोगे, देन हाउ दिस पोल्यूशन, उसके यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, इसको आप मेंशन करोगे। फिर आप बताओगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। ये बताकर आपका आई थिंक 60 to 70 वर्ड्स कंप्लीट। और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन पोल्यूशन से, वो सारी चीजें आप यहाँ मेंशन करोगे और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, स्पीच राइटिंग। तो इन दैट वे वी कैन राइट अ स्पीच। अब क्या बताया यहाँ पे, तो हमें ये 5 क्वेश्चंस जो है 6 to 11 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस में से ओनली 3 क्वेश्चंस चूज करने हैं। तो आप एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर जिसमें हो, जैसे आप नोटिस राइटिंग आप आराम से कर लोगे, एप्लीकेशन लिख लोगे, स्पीच लिख लोगे, या फिर अगर आप एप्लीकेशन में फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो। अगर दोनों चाहो तो वो भी लिख सकते हो। रिपोर्ट अगर आपको पूरा क्लियर है तो आप लिखो, या फिर आप, मैं तो कहूँगी आप एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा फोकस करना, और मैसेज भी लिख सकते हो या फिर स्पीच भी लिख सकते हो। तो जिस पे आपको लगे कि हाँ हम आराम से इसको कर सकते हो, उस 3 को चूज करना और आराम से उसको कर लेना। तो ये हमने कंप्लीट किया ईयर 2025 में, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए थे उसको कंप्लीट हमने कर लिया यहाँ पे। होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो सेक्शन टेक्स्ट बुक से था वो मैंने आपको कहा है कि आप उसको खुद से कोशिश करोगे ट्राई करने की। किसी तरह का कोई भी क्वेरी होगा, प्रॉब्लम होगा तो उससे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।